पिछला दिन आप हेडिंग डाले थे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, जिसमें आप लिखे हैं देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमेशा वर्ड में आप नहीं लिखेंगे। आगे जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको सिंबल में लिख देंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन को E-, प्रोटॉन को P+ और न्यूट्रॉन को N0। चूँकि ये इतना ना बार लिखना पड़ता है कि ये बड़ा बड़ा वर्ड आप हमेशा लिखते रहिएगा तो आप लिखते लिखते बोर हो जाइएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को सिंबल में हमेशा लिखना है, ठीक है। अब आगे की बात सुनिए। हमने पिछले दिन कहा कि फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या होता है, तो आपको समझाया गया कि फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है वह पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब होता है वह पार्टिकल जो हर एक एटम में हो। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तीनों को चीज़ से मिलके हर एक एटम बनेगा। यही ना आपको बताया गया। इसमें बस एक एक्सेप्शन है, वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसी से संबंधित बात आगे की होगी। लेकिन आप एक बात बताइए कि हर एक एटम यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है तो उस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अपना एक प्रॉपर, एक स्पेसिफिक जगह होगा एटम के अंदर। जैसे घर बनाने के लिए ईंट, बालू, सीमेंट, गिट्टी, छड़, ये सब का जरूरत पड़ता है। तो ऐसा तो है नहीं कि छड़ को नीचे बिछा देंगे, सीमेंट को छत पर चढ़ा देंगे, दीवार को घर के बीच में रख देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। उसी प्रकार से किसी भी एटम का निर्माण 3 चीज़ से होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो इस तीनों का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है एटम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये एक छोटा सा बात समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बाद में कि दूसरा चैप्टर आपका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत लंबा चौड़ा बात है। तो आइए पहले उसको कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिख चुके थे ना आप? लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहला जानिए इसका जो शेप होता है, शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल। एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, गोलाकार। एटम को हमेशा गोलाकार दिखाएंगे आप। तो इस गोलाकार के बिल्कुल बीचों बीच जो जगह होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। एटम के बीच का यह जो जगह होता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और आप सबको पता होगा न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के अंदर मात्र 3 चीज़ है, इस पूरे भाग में मात्र 3 चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस चीज़ में रहता है? एटम के न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखिए, ओवरऑल जिस जगह पर पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल रहेगा और न्यूट्रल पार्टिकल रहेगा, उसका तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए बीच में कैसा चार्ज हम दिखला दिए? पॉजिटिव। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में दो फंडामेंटल पार्टिकल रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो सर्कुलर पाथ है, ये जो सर्कुलर पाथ है, इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। या एक और नाम है इसका सेल। हालांकि एक और नाम है इसका एनर्जी लेवल। ये सब बात आप आगे पढ़ेंगे। इस ऑर्बिट में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है नाभिक के, ये न्यूक्लियस के चारों ओर। तो एटम में 3 चीज रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा। किसी भी एटम में यही 3 चीज रहेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा सेंटर में रहेगा, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इस सेंटर के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूमता रहता है, और उस सर्कुलर पाथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। यानी इलेक्ट्रॉन किस चीज़ में रहता है? ऑर्बिट में। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस चीज़ में रहता है? न्यूक्लियस में। क्लियर है ये? तो ये एक छोटी सी जानकारी आपको रखना है हमेशा। फोटो बना लीजिए, जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए।
नीचे एरो देंगे, लिखेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम। Neutron and proton are present in nucleus of the atom and electrons are present in, and इसे भी लिखिए, and electrons are present in, and electrons are present in orbit of the atom। अब आप ये बताइए कि ऑर्बिट किसको कहते हैं? द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। नीचे एरो देके लिखिए, द सर्कुलर पाथ, द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस is called orbit, is called orbit। चलिए अब सुनिए, पहले इस एटम में कितना ऑर्बिट आप देख रहे हैं? 2। ये तो न्यूक्लियस से है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट 7 हो सकता है। अभी तक जितना एटम खोजा गया है उसमें मैक्सिमम कितना ऑर्बिट पाया गया है? 7। इसका ये मतलब नहीं कि हर एक एटम में 7 ऑर्बिट ही हो। किसी एटम में एक ऑर्बिट, किसी में 2, किसी में 4, 5, 6, 7 तक हो सकता है। अभी तक कोई ऐसा एटम नहीं खोजा गया जिसमें 8 ऑर्बिट हो। यानी नंबर ऑफ नॉन ऑर्बिट कितना है? 7, 1 से लेकर 7 तक। अलग अलग एटम में ऑर्बिट की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन में 1 ऑर्बिट होता है, लिथियम में 2 ऑर्बिट होता है, ऑक्सीजन में भी 2 ऑर्बिट होता है, कैल्शियम में 4 ऑर्बिट होता है। तो किस एटम में कितना ऑर्बिट होगा ये टोटली डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर अब ये ज्ञात कर लें कि किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो स्टार लगाएंगे, हेडिंग डालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। और यह एक बेहद सिंपल बात। इसमें सबसे पहली बात आप जानिए कि किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा आपस में सेम होता है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम इन ए न्यूट्रल एटम। लिखिए, पहला चीज लिखेंगे number of electrons and number of protons, number of electrons and number of protons are equal in neutral atom, in neutral atom। तो आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होता है? बराबर। किस में? न्यूट्रल एटम में। और इसकी संख्या किसके बराबर होता है? मतलब यदि आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होता है? ये एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल टू एटॉमिक नंबर इन ए न्यूट्रल एटम। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल टू total number of electrons and protons are equal to
एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम। इसका मतलब हमने ये कहा कि न्यूट्रल एटम में Z का वैल्यू, E का वैल्यू और P का वैल्यू सब आपस में सेम होता है। जैसे इसको लिखना, ये लिख लो पहले, जो स्टेटमेंट आप लिखें उसके नीचे इसको लिख के घेरिए। Z है एटॉमिक नंबर, E है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, P है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, जिनका क्लास छोटा है, कल बोले थे देखने के लिए, देखे आप वो जो यूट्यूब पर बोले थे देखने के लिए, उसको देख के कॉपी को तैयार कर लीजिए। अब पीछे जो पढ़ाएं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बोलें कि ऑक्सीजन का हम एक एटम तुमको देते हैं, बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा। तो ये एक सिंपल बात है कि यह भी 8 होगा और यह भी 8 होगा। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है और वह नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। लिखेंगे नीचे एरो देखें, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन is equal to the difference of atomic mass and atomic number। That is neutron is equal to A minus Z। न्यूट्रॉन को हम N0 से इंडिकेट करते हैं, एटॉमिक मास को A से और एटॉमिक नंबर को Z से। किसी भी एटम में न्यूट्रॉन की संख्या यदि तुम निकालना चाहते हो तो वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के। तो बेहतर होगा कि हम इस पर कुछ प्रॉब्लम कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो इधर देखना, एक एग्जाम्पल हम करते हैं। जैसे हम आपसे, चलो एक क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, लिख लो तुम भी, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग एटम्स। सबसे पहला हम लिखते हैं आयरन। इसमें बाबू तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है और क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। बताओ कैसे निकलेगा? यदि Z का वैल्यू और A का वैल्यू आपको पता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एकदम इजी चीज़ है। बताइए, आयरन का एटॉमिक नंबर, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और एटॉमिक मास 56। तो ये तो याद होना चाहिए ना सबको। और आप याद कीजिए, सबसे पहला क्लास में हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से शुरू ही किए हैं पढ़ाई। अच्छा, आप ये बताइए कि एटॉमिक नंबर को किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? Z से, और एटॉमिक मास को A से। तो A वैल्यू, Z वैल्यू दोनों आपको पता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या Z के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन कितना? 26। प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर, यानी कितना? 26। न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z, यानी 56 माइनस 26। तो 56 माइनस 26 करेंगे, कितना आ जाएगा? 30। तो क्या ये काम आप खुद से कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट के लिए? तो ये पहला एग्जाम्पल था, इसको आप लिख लीजिए। इसी तरह से एक दो बनाओ। तो इसके बाद तुम बनाओ हाइड्रोजन का। तुम पीछे चेक करो, कॉपी में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सबका लिखा हुआ है। तुम पीछे पलटोगे अपने से, तब ना तुमको समझ में आएगा कि इसको याद करना पड़ता है, इसको याद करना जरूरी है। हो गया लिखा हुआ?
क्या आया बताइए? इसका एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितना? 1। प्रोटॉन कितना? 1। और न्यूट्रॉन कितना? 0। 1 माइनस 1 0। आप ये याद रखिएगा, एकमात्र एटम हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाद बाकी जितना भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। एक तीसरा निकालिए तो Hg का, मरकरी का। चलिए हम आपको हिंट कर देते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 80 और इसका एटॉमिक मास होता है 200 पॉइंट, यही होता है ना, 200.5। फटाफट निकालिए तो। क्या हो, बना लिए? क्या आया बताइए? इसमें इलेक्ट्रॉन कितना? 80। प्रोटॉन कितना? कितना? 80। न्यूट्रॉन कितना? ये आप लिखे होंगे 200.5 माइनस 80, कितना आया? 120.5। चलिए इससे संबंधित कुछ कंसेप्चुअल बात कर लेते हैं। जैसे देखो, यदि हम यहाँ पर ये बोले कि यहाँ पर 10.5 आदमी बैठा हुआ है, 10.5, तो क्या ये बोलना उचित है? नहीं। इसी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि 120 गो न्यूट्रॉन है मरकरी में। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1.25, 1.5, 2.25, 2.5, मतलब इस टाइप का फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकते। किसके लिए? न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की संख्या के लिए। कोई भी एटम कभी भी आधा गो नहीं हो सकता है, पौने नहीं हो सकता है, 1.5, 1.25 नहीं हो सकता है। कोई भी मॉलिक्यूल आधा, पौने, 1.5 नहीं हो सकता है। कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आधा, पौने, 1.5 नहीं हो सकता है। कोई आदमी आधा गो नहीं हो सकता है। आगे बात समझ में? इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट में आपको आंसर आ गया न्यूट्रॉन का, इसको होल नंबर में ले जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? अगला नंबर कंसीडर करना है। अगला नंबर मतलब क्या? 121। तो इसको हम लिखेंगे 121। तो आपसे पूछा जाए कि कितना न्यूट्रॉन होता है एक एटम मरकरी में, तो आपका जवाब क्या होगा? 121। इसमें कुछ लोग 120 भी बता देते हैं, तो कंट्राडिक्टरी बात है ये थोड़ा। लेकिन आप देखिएगा अपडेटेड वर्जन में वो 121 आएगा अगला नंबर। इसलिए अगला नंबर आ जाता है, समझिए इसको अगला नंबर क्यों आता है। एटॉमिक मास जो होता है ये एक एवरेज वैल्यू होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको बोलें कि 10.5 आदमी यहाँ है, तो ये तो तय है कि 10 गो से ज़्यादा है। तो 10 गो से ज़्यादा है तो हम क्या मानेंगे उसको? 11। हम ये कैसे मान सकते हैं कि 10 है? बात समझ में आ रही है? तो आप अगला नंबर इसमें मानेंगे। तो इसमें 2-3 एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। जैसे आपको क्लोरीन का बना के लाना है चौथा में, पाँचवा में Mn का बना के लाना है, छठा में क्रोमियम, सातवां में ऑक्सीजन, आठवां में लिथियम, 10वां में कॉपर। ये सब आपको बना के लाना है।
ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर पर कीजिएगा। और बहुत सिंपल सा बात है, हमारे ख्याल से इसमें तुमको उलझन नहीं होना चाहिए। खाली एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास पता कर लो तो नहीं पता चल जाएगा, और किसी का पॉइंट में आएगा तो एक नंबर बढ़ा के ले लेना। अच्छा 8 लापता हो गया। अच्छा इसको 8 कर लेंगे, इसको 9 कर लेंगे, तब 10 में एक और लिख लीजिए पीबी लेड। क्या ये होमवर्क आप कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? सुनो, ये तो सिंपल चीज़ है, होना चाहिए। अब देखो, थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था कि हर एक एटम बनता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, लेकिन फिर भी कोई हाइड्रोजन है, कोई हीलियम है, कोई लिथियम है। तो ये नाम कैसे बदलता है? जब एक ही, जैसे कहने का मतलब अलग अलग आदमी मान लो दूध चावल और चीनी से खीर बनाता है, तो दूध चावल चीनी से तो खीर ही बनेगा, तो सबका तो खीरे होगा। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि सब एटम बनता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही है, लेकिन उसमें कोई हाइड्रोजन है, कोई हीलियम है, कोई लिथियम है। तो ये किस आधार पर हम बोलते हैं, इसको समझना है। देखिए, जैसे आप हाइड्रोजन लीजिए, हाइड्रोजन में न्यूक्लियस होता है, एक ऑर्बिट होता है। हाइड्रोजन में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना आया बताइए? 1 1 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसके न्यूक्लियस में क्या क्या होगा बताइए? एक प्रोटॉन होगा और इसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये हो गया आपका कौन चीज़? हाइड्रोजन। जब आप हीलियम पर जाओगे तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालो। एटॉमिक नंबर 2 तो इलेक्ट्रॉन भी 2 प्रोटॉन भी 2, न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर 4, सॉरी एटॉमिक मास 4, तो 4 - 2 कितना? 2 2। इसका मतलब है कि जब आप हीलियम का एटम बनाएंगे तो इसमें आपको न्यूक्लियस बनाना होगा, ऑर्बिट बना देते हैं। अब बताइए न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है सब न्यूक्लियस में रहेगा। तो बताइए न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन? 2, और न्यूट्रॉन कितना? 2, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना? 2। अब बताइए कि इसमें और इसमें अंतर नहीं है? स्ट्रक्चरली अंतर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अंतर है, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज में अंतर है, इसीलिए ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इसका नाम रखा गया हाइड्रोजन और इसका नाम रखा गया हीलियम। इसी तरह से जब आप लिथियम पर जाएंगे तो एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉन 3, प्रोटॉन 3, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास होता है 7, 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। इसका मतलब है कि जब आप 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन को सजाएंगे तो आपको ये सजावट कुछ ऐसा आएगा। न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट में, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह के अरेंजमेंट को, इस एटम को हम लोग क्या नाम देते हैं? लिथियम। तो बनाइए, बताइए बन तो रहा है सब कितना? 4 है, हाँ ठीक है, 4 न्यूट्रॉन। तो बन तो रहा है सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही, लेकिन देख रहे हैं आप सबका स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदलेगा तो उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा, तो अलग अलग पदार्थ अलग अलग जैसा दिखता है। लोहा अलग है। अब जैसे देखिए लोहा, आयरन का एक एटम बनाओगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन 26, प्रोटॉन 26, न्यूट्रॉन 30, ये आया था ना। चांदी ले लीजिए आप, चांदी, सिल्वर, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना? 47, प्रोटॉन कितना? वही 47, एटॉमिक नंबर यही होता है 47, और इसका एटॉमिक मास होता है 108। तो 108 में से 47 को घटाएंगे, जो बचेगा वही ना न्यूट्रॉन होगा। तो बताइए अंतर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बदल रही है, संख्या बदलेगा तो चीज बदल जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि किस आधार पर ये एलिमेंट्स 118 तरह के हैं? किस आधार पर? अंतर है उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, उसके स्ट्रक्चर में। किसी में 1 ऑर्बिट है, किसी में 2 ऑर्बिट है, किसी में 3 ऑर्बिट है, किसी के न्यूक्लियस में प्रोटॉन अलग है, न्यूट्रॉन अलग है, तो सब में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भिन्नता है। अब यदि आपको कोई 2 एलिमेंट दे के पूछे कि बताओ दोनों में क्या भिन्नता है, तो आराम से निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल के बता देंगे कि ये सब भिन्नता है उसमें। यही बात समझ में। दूसरी बात है कि स्ट्रक्चर
ऑफ एटम पर आगे बहुत डिटेल में काम करना है, तो उसको अभी हम रहने देते हैं, चूँकि अभी बेसिक चल रहा है। आपका दूसरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें बहुत बात आप पढ़िएगा, तो वहाँ तक तो जाते जाते बहुत केमिस्ट्री लेंदी हो जाता है, अभी तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ आप पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग एक हेडिंग लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन एन आयन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन आयन। देखो कोई एलिमेंट x है, कोई भी एलिमेंट x है, मान लीजिए कि इसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास A है, ठीक है। तो बताओ बाबू इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, Z, प्रोटॉन कितना, Z, न्यूट्रॉन कितना, A माइनस Z। अब मान लीजिए आप कि इसी एलिमेंट पर यही एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, जैसे कल देखे थे कुछ सिचुएशन ऐसा बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस गेन होता है। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कब आया, एक्स पर पॉजिटिव कब आया, जब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। इसका मतलब है कि चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपसे कोई पूछ दे कि x प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना है, तो आपका क्या जवाब होगा बताइए। इलेक्ट्रॉन की संख्या z था पहले, लेकिन इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला। अच्छा, तो यहाँ पर यदि हम ये लिख दें कि इस पर n प्लस चार्ज है, इसका मतलब यही हुआ ना कि इसमें n इलेक्ट्रॉन निकला। तो बताइए ये z माइनस क्या हो जाएगा, n, हाँ या ना। इसका मतलब ये है कि चार्ज यदि पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव तब आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई भी एलिमेंट। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या तो सेम रह जाएगा, प्रोटॉन Z और न्यूट्रॉन A माइनस Z। क्या आई बात समझ में। चलिए अब दूसरा रेफरेंस एग्जांपल समझते हैं। एक बार फिर से यदि हम ये मान लें कि कोई एलिमेंट X है, इसका एटॉमिक नंबर Z और इसका एटॉमिक मास A, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या Z, प्रोटॉन की संख्या VZ, न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z। तो मान लीजिए कि हम एक सीन बदल देते हैं इसका, यदि ये X एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अपने आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ऐसी स्थिति में ये चार्ज पहले कैसा क्रिएट होगा, निगेटिव। ये तो आपको कल बताए थे ना कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो चार्ज कैसा क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ये सब तो कल पिछला दिन हुआ था सर। तो ऐसी स्थिति में x पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि x माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं n इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इस पर कितना निगेटिव उत्पन्न होगा, n माइनस, हाँ या ना। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितना, पहले इलेक्ट्रॉन था Z, पहले इलेक्ट्रॉन था Z, इसने n इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो कितना, कितना से बढ़ा, जितना चार्ज माइनस है उस पर, जितना चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन ही गेन किया होगा, तो ये हो जाएगा Z प्लस n। और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या तो जैसा पहले था वैसे ही रह जाएगा, तो प्रोटॉन हो जाएगा Z और न्यूट्रॉन हो जाएगा A माइनस Z। आप इसको लिख लीजिए, तो बस सिंबलाइज करके लिख लीजिए, कोई भाषा की जरूरत नहीं है। एक दो एग्जाम्पल कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, यदि कुछ दिक्कत रहा भी होगा तो। बताओ 11th 12th में केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा बेसिक कुछ हो सकता है।
अब बस 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये सब, फिर चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। पहला चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, दूसरा चैप्टर से थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट होता है। हो गया लिखा हुआ, चेंज करें, इसको लिखिए अगेन करके। हो गया, लिख लिए। चलिए अब कुछ प्रॉपर एग्जाम्पल कर लेते हैं। और जैसे मान लीजिए O2 माइनस आपको लिख दिया, पूछा गया कि बताओ इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना और न्यूट्रॉन कितना, बताओ कितना कितना आएगा। देखो सबसे पहले तो तुम इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना चाहते हो तो एटॉमिक नंबर याद करो। ऑक्सीजन का कितना, 8, तो लिख देते हैं 8। चार्ज कैसा है, निगेटिव, कितना निगेटिव, 2 निगेटिव। आप ये पहले बताइए कि ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज किस स्थिति में क्रिएट होगा, जब ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, कितनी संख्या में, 2 की संख्या में। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से था, 2 इसने गेन कर लिया, तो अब कितना हो जाएगा, 10। आप याद कीजिए माइनस वाले केस में यहाँ पर प्लस करते थे ना, कितना, 2, कितना हो जाएगा, 10। प्रोटॉन की संख्या 8, न्यूट्रॉन की संख्या 16 माइनस 8 बराबर 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास होता है 16, तो ऐसे ही निकलेगा। चलिए अगला एग्जाम्पल कीजिए, Fe3+ पर निकालिए। तो Fe3+ में आप निकालिए इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को। Fe3+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या आपको ज्ञात करना है। कितना कितना आया, आयरन का एटॉमिक नंबर बताओ, 26। तो सबसे पहले 26 लिख देते हैं। पॉजिटिव चार्ज किस कंडीशन में क्रिएट होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कितनी संख्या में, 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि प्लस चार्ज रहे तो इलेक्ट्रॉन में माइनस करना पड़ेगा, और माइनस चार्ज रहे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने में प्लस करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये, 23। प्रोटॉन कितना, 26। न्यूट्रॉन कितना, 56 इसका एटॉमिक मास होता है, और एटॉमिक नंबर 26, कितना हो जाएगा, 30। तो उम्मीद है कि आप इसमें अब नहीं फंसेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हीटिंग डालिए। तो हीटिंग डालेंगे वैलेंसी। अभी देखो हम Fe पर +3 चार्ज दे दिए, Cl पर एक माइनस चार्ज दे दिए, सोडियम पर एक प्लस चार्ज दे दिए। तो ये जो चार्ज है ना वैलेंसी ही है, चार्ज जो है ये एक्चुअल में वैलेंसी ही है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी को तो लोग कई तरह से समझते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक सेंटेंस में इसको हम डिफाइन करेंगे। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी एटम के जुड़ने की क्षमता जो होती है वही क्या कहलाती है, वैलेंसी। लिखेंगे द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम
द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। और आगे लिखेंगे वैलेंसी ऑफ एन एटम depends on total number of electrons present in the outermost cell ऑफ द एटम। इस वैलेंसी को आप डिटेल में समझिएगा केमिकल बॉन्डिंग चौथा चैप्टर में। अभी बस हल्का फल्का आपको बता देते हैं काम चलने लायक, क्योंकि आगे वैलेंसी की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत हम आपको बताए भी हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कन्फिग्रेशन होता है 2 8 1। बताइए ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा? 1। तो सोडियम यदि 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो सोडियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 1। साथ साथ 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बताइए इसकी वैलेंसी कितने? 1। अच्छा 1 नहीं, इसकी वैलेंसी कितने? +1। वैलेंसी दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव वैलेंसी, एक होता है निगेटिव वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन लूज करके जो वैलेंसी क्रिएट होगा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन करके जो वैलेंसी क्रिएट होगा वो निगेटिव। जैसे एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, Ca कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। कन्फिग्रेशन होता है 2 8 8 2। अब ये कन्फिग्रेशन आपको यदि नहीं आता है तो परेशान मत होइए, ये सब हम बताएंगे। आप ये बताइए आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 2। तो 2 रिलीज करेगा तो चार्ज कितना आएगा? 2+। तो बताइए इसकी वैलेंसी कितनी? कितना हो गया? +2। तो आप हमको ये बताओ, टाइम हो गया क्या? आप ये बताइए कि Cl- यदि सोडियम के साथ जुड़े तो कितना Cl- जुड़ेगा? 1। क्यों? Na पर 1+ है, Cl पर 1- है। 1 + 1- न्यूट्रल हो जाएगा, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन कैल्शियम के साथ यदि Cl जुड़े, तुम बताओ, तुम कैल्शियम के साथ जुड़े Cl- की कितनी संख्या की जरूरत पड़ेगी? 2। कैसे? इसलिए क्योंकि कैल्शियम पर चार्ज 2 पॉजिटिव है, जबकि क्लोरीन पर चार्ज केवल 1 निगेटिव है। तो 1 क्लोरीन पर 1 निगेटिव, तो 2 क्लोरीन लेंगे तब ना 2 निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि इस कैल्शियम की क्षमता 2 क्लोरीन के जोड़ने की है और इस सोडियम की क्षमता केवल 1 क्लोरीन के जोड़ने की है। तो किसकी क्षमता जोड़ने की ज़्यादा है? कैल्शियम की। इसीलिए तो हमने कहा कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। इसका जोड़ने का क्षमता ज़्यादा है तो वैलेंसी ज़्यादा, इसका जोड़ने का क्षमता कम है तो वैलेंसी कम। तो ये 2 वैलेंसी आपने देखा जो पॉजिटिव था, इसमें 2 और लिख लीजिए, 2 जो निगेटिव टाइप का वैलेंसी है। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 7। बताइए ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बताइए ये F 1 इलेक्ट्रॉन को यदि गेन कर ले तो क्या बना देगा? F-। तो इसकी वैलेंसी कितनी? -1। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, या इससे हटके सल्फर की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। 2 8 6। बताइए आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। ये ऑक्सीजन पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 करेगा। तो सल्फर यदि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो बना देगा H2-। तो बताइए वैलेंसी कितनी? -2। तो शॉर्टकट में वैलेंसी को बस आप इतना ही अभी सीखिए, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत अभी नहीं है। बाद में ज़रूरत बहुत डिटेल में पड़ेगा, तो आपको पढ़ना भी बहुत डिटेल में पड़ेगा। तो अभी आप पढ़ रहे थे वैलेंसी। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ रेडिकल्स, बाय द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स। तो इससे संबंधित जो भी बात होगा उसको हम लोग कल करेंगे।